नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पर चर्चा करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रिलिमिनरी प्रारंभिक संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जुलाई 1882 के दिन एनफोर्समेंट हुआ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे? संपत्ति क्या है? व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ हम आज पोजीशन, इंटरेस्ट, राइट, ऑनरशिप, टाइटल, कब्जा, हित, अधिकार, स्वामित्व और सत्व, इनको समझना बहुत आवश्यक है। संपत्ति उन सभी चीजों को कहा जा सकता है जो कार्पस फॉर्म में हो, स्थूल फॉर्म में हो, जिनका उपभोग हो सकता हो, जो किसी के पास हो, यानी कि पोजीशन हो। अगर संपत्ति के अधिकार भी संपत्ति ही कहलाते हैं, जो किसी व्यक्ति के पास हो सकते हैं, जिन्हें हम राइट ऑफ इंटरेस्ट, हित का अधिकार, उपभोग का अधिकार, राइट टू एंजॉयमेंट, इनके द्वारा समझ सकते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह उसकी संपत्ति है। संपत्ति में व्यक्तिगत अधिकार समय के साथ सिर्फ संपत्ति, पर्सनल राइट्स तक सीमित हो, ऐसा आवश्यक नहीं। ब्रॉड सेंस में हम मनुष्य की प्रॉपर्टी, उसकी स्टेट संपदा व संपत्ति, स्टेट एंड प्रॉपर्टी दोनों मिलाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, ये सब संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से हम संपत्ति किसे कहें, इसे परिभाषित करने का ये एक तरीका हो सकता है, जैसे स्वामित्व, संपत्ति एवं टाइटल। संपत्ति को समझने के लिए संपत्ति का कब्जा, ऑनरशिप और टाइटल, इन तीनों को अलग अलग समझना आवश्यक है। सामान्य अर्थों में सामान्य रूप से हम संपत्ति कॉर्पस फॉर्म से मानकर चलते हैं। संपत्ति का अर्थ ऐसे पदार्थ से या कॉर्पस से है जिस पर सरलता से कब्जा, पोजीशन हासिल की जा सके, अर्थात ऐसी चीजें संपत्ति कही जाएंगी जिन पर मानव का कब्जा हो सके, जैसे भूमि, खेत, दैनिक आवश्यकता की चीजें आदि। दूसरे अर्थों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जिन वस्तुओं को या जिन वस्तु पे हमारा कब्जा या पोजीशन नहीं हो सकता, उन्हें संपत्ति नहीं माना जा सकता। स्वामित्व, ऑनरशिप के बिना भी पोजीशन में वस्तु हो सकती है। ऑनरशिप एंड पोजीशन, स्वामित्व और कब्जा दोनों भिन्न चीजें हैं। पोजीशन कानून के बिना संभव नहीं है। ऑनरशिप स्वामित्व में अंतरण करना, उपभोग करना,
शामिल है। संपत्ति का तात्पर्य किसी ठोस या स्पष्ट पदार्थ से नहीं होकर के उसमें समावेशित चीजों के आधार पर भी होता है। जैसे किसी संपत्ति में उसका हित होना, राइट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम टाइटल सॉफ्टवेयर द्वारा समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास वर्तमान में कोई संपत्ति नहीं है, भविष्य में उसे वह संपत्ति मिलनी है, तो इसे राइट ऑफ इंटरेस्ट, उसका हित होना कहेंगे। संपत्ति के विधिक स्वरूप को, लीगल एस्पेक्ट को समझना बहुत आवश्यक है। संपत्ति में कभी एक अधिकार हो सकता है और कभी अनेक अधिकार भी हो सकते हैं। संपत्ति में अनेक अधिकार हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को राइट टू एंजॉयमेंट, उपभोग करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट राइट्स, असीमित अधिकार है, उसे नष्ट करने का, उपभोग करने का, विनिमय करने का, दान देने का इत्यादि अधिकार किसी में निहित हो सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में प्राप्त अधिकार संपत्ति है। इन्हें हम हित कहते हैं। हित और अधिकार दोनों मिलकर के स्वामित्व स्थापित करते हैं। सभी तरह के अधिकार हित कहलाएंगे। सभी हित एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। संपत्ति का अस्तित्व स्वामित्व के साथ चलता है। स्वामित्व किसी व्यक्ति का हम तब मानते हैं जब किसी पदार्थ या वस्तु के विषय में सारे अधिकार किसी एक ही व्यक्ति में निहित हो। ऐसे व्यक्ति को उस वस्तु का स्वामी कहते हैं या उस संपत्ति का स्वामी कहेंगे। इस संबंध को ऑनरशिप, स्वामित्व कहा जाएगा, अर्थात स्वामित्व निर्बंधित एब्सोल्यूट राइट्स। स्वामी को संपत्ति उपयोग, उपभोग, अंतरण, डिस्ट्रॉय करने का अधिकार होता है। इंटरेस्ट लिमिटेड भी हो सकता है, सीमित हित भी हो सकता है और असीमित हित भी हो सकता है। बट सभी चीजें एक साथ जब किसी व्यक्ति में निहित होंगी तब माना जाएगा कि वो उसका स्वामी है, संपत्ति का मालिक है, एब्सोल्यूट ओनरशिप। किसी निश्चित वस्तु के अनिश्चित समय तक यूज करने, प्रयोग करने, अबाधित अंतरण करने, बिना किसी रुकावट के उसका ट्रांसफर करने, अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ टाइम जैसी स्थिति होगी तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट ओनरशिप, एब्सोल्यूट राइट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व की प्रमुख विशेषताएं। यूटेंडी, राइट टू यूज, अनलिमिटेड यूज, प्रयोग करने का अधिकार। अब्यूटेंडी, राइट टू अब्यूज, राइट टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का अधिकार। रिवेंडी और राइट टू एंजॉयमेंट, उपभोग करने का अधिकार। रिजिडरी कैरेक्टर्स या रिजिडरी पावर्स, अवशिष्ट
अधिकार। इन सब अधिकारों का प्रत्येक समय एक ही व्यक्ति के पास रहना आवश्यक नहीं। प्रत्येक का अंतरण अलग अलग व्यक्तियों को हो सकता है। अर्थात अगर सारे अधिकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों को ही अलग अलग अधिकार है, तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में निश्चित प्रकार के अधिकार का स्वामी होगा, ऑनर, और उसे सीमित हित, लिमिटेड इंटरेस्ट को ही उस व्यक्ति की संपत्ति कहा जाएगा। एब्सोल्यूट ऑनर होने के लिए या एब्सोल्यूट ऑनर तभी कोई व्यक्ति कहलाएगा जब उसके पास ये सारे अधिकार मौजूद हो, या जिसके पास अंत में वह संपत्ति जानी हो, वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर कहलाएगा। किसी भी संपत्ति की पहचान उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणों से होती है। कोई वस्तु संपत्ति है या नहीं, किसी के स्वामित्व में ऑनरशिप स्थापित हो सकती है या नहीं, कोई वस्तु किसी के पोजीशन, कब्जे में, आधिपत्य में आ सकती है या नहीं, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। रेस नलियस मीन्स जिसका कोई स्वामी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, रेन, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, बरसात, ये सब वस्तुएं किसी की भी नहीं है और सभी की, अतः संपत्ति नहीं है, क्योंकि ना तो इस पर स्वामित्व स्थापित हो सकता है, न पोजीशन किया जा सकता है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन पर ऑनरशिप ना स्थापित हो सके, कब्जा न किया जा सके, वो संपत्ति की श्रेणी में नहीं आएगी। इसी तरह रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल, वे वस्तुएं जिनका व्यापार न किया जा सके, अर्थात नॉट ट्रांसफरेबल, जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री ऑफ कंट्री, नेशनल फ्लैग एक्सेट्रा, जैसे देश की सीमा, राष्ट्रध्वज, ऐसी वस्तुएं हैं जो अंतरणीय नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल नहीं है अर्थात वो संपत्ति नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंतरणीयता संपत्ति का एक गुण है। कोई भी वस्तु संपत्ति तभी होगी जब वो अंतरण किए जाने योग्य होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। एक्ट इज नॉट द सोल लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में एकमात्र अधिनियम नहीं है जो सिर्फ अंतरण की व्यवस्था को बताता है। अर्थात संपत्ति अंतरण के अलावा अन्य अधिनियम भी हैं, जैसे हिंदुओं पर हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, इंग्लिश विधि। ये इनके नियम अभी भी संपत्ति के अंतरण पर लागू होते हैं। वक्फ, दान, अविभाज्य, हिंदू अविभाज्य संपदा, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम को अभी भी प्रभावित करते हैं। इसी तरह
संपत्ति अंतरण अधिनियम पूर्णतः पूर्ण नहीं है। एक्ट इज नॉट एब्सोल्यूट एग्जॉस्टिव। 1882 का यह अधिनियम संपत्ति के अंतरणों पर एकमात्र लॉ नहीं है। संपत्ति अंतरण से संबंधित अन्य कानून भी प्रचलित हैं। ई लेक्चर के प्रथम लेक्चर में जैसे हमने देखा कि जैसे प्रॉपर्टी एक्ट का विस्तार या संपत्ति अंतरण अधिनियम का विस्तार केवल पक्षकारों द्वारा किए गए अंतरण तक ही सीमित है, अर्थात जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को किए गए अंतरण। दूसरे तरह के अंतरण एनफोर्स बाय लॉ विधि द्वारा शासित है, जैसे ऑक्शन, इंसॉल्वेंसी, फोरक्लोजर एटसेट्रा। इसके अलावा अंतरण से संबंधित अन्य अधिनियम जैसे संविदा अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट इत्यादि भी प्रचलित हैं जो संपत्ति अंतरण अधिनियम को प्रभावित करते हैं। एक्ट प्रीसपोजेस सप्लीमेंट्री लॉज। संपत्ति अंतरण अधिनियम अन्य विधियों के साथ मिलाकर अंतरण को बताता है, जैसे कोई भी पक्षकार अंतरण करने योग्य है या नहीं, यह हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संविदा विधि में पता चलता है। इसी तरह संपत्ति अंतरण अधिनियम के साथ कई तरह के एक्ट जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, संविदा विधि, ये अत्यावश्यक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ही स्पष्ट है कि 100 रुपया उससे अधिक मूल्य की वस्तु है तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अर्थात इसी तरह अंतरण करने के लिए कैपेबिलिटी, सक्षमता संविदा अधिनियम में स्पष्ट होती है। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम दूसरे अधिनियमों के साथ संपूर्णता प्राप्त करता है। एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली लिविंग पर्सन्स। संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल जीवित से जीवित व्यक्ति को अंतरण की व्यवस्था के बारे में स्पष्ट प्रावधान बताता है, जैसे सेल, मोर्गेज, गिफ्ट, दान, लीज, जहां पर ट्रांसफर और ट्रांसफरी अंतरणकर्ता एवं अंतरित दोनों ही जीवित होना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट अधिनियम का उद्देश्य। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट regulated the transmission of property between living persons। संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल और केवल
जीवित व्यक्तियों के संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को नियमित और नियंत्रित करने संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम सीमित दायरे में तक केवल जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण को परिभाषित करता है। इसी तरह it completed the law of contract related to immovable property. अचल संपत्ति से संबंधित जितनी भी संविधाएं होंगी उससे संबंधित पूर्ण व्यवस्था देता है। Scope of the Act. Transfer of Property Act applies to transfers by act of parties. संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल और केवल पक्षकारों द्वारा किए गए अंतरण से संबंधित विधि को ही नियंत्रित करता है। वो अंतरण जो कि विधि द्वारा किए जाते हैं उनसे संबंधित कोई प्रावधान नहीं उपलब्ध कराता। Property Transfer of Property Act does not regulate a transfer by operation of law. Does not apply a transfer by operation of law, for example, insolvency auction. संपत्ति अंतरण अधिनियम विधि द्वारा किए गए अंतरण से संबंधित विधि के बारे में कोई प्रावधान नहीं देता। सक्सेशन इज नॉट कवर्ड बाय टीपी एक्ट। इसी तरह उत्तराधिकार भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं आता है। इसके अलावा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता संबंधी लिमिटेशंस भी लागू होती हैं। क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र द्वारा प्रचलित विधि या उस क्षेत्र में प्रचलित विधि जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम हर क्षेत्र में अपनी अपनी विधि प्रचलित है। अतः संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम सीमित क्षेत्र या सीमित अंतरण के बारे में ही हमें जानकारी देता है या अंतरण की व्यवस्था करता है। यद्यपि संपत्ति अंतरण अधिनियम अचल संपत्ति के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, फिर भी अंतरण संबंधी सीमित व्यवस्थाएं या अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी चल व अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी प्रावधान हमें बताता है।